वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास सीजी बोर्ड का क्लास 9 का मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हम लोगों का एक चर का रैखिक समीकरण। तो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देखते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। वास्तव में एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जल्दी से कवर अप करते हैं क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत हो रहा है चर राशि का। तो जिक्र मैं आप लोगों को पहले से ही बता दिया हूँ कि भाई ये चर क्या होती है और ये आपका रैखिक समीकरण क्या होती है। तो चलिए पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि चर राशि क्या होती है और रैखिक समीकरण क्या होती है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चर राशि के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था। चर राशि के अंतर्गत आप लोगों को मैं एक चीज़ बताया था। क्या बताया था कि जिसका मान बदलता है ना, जिसका मान क्या होता है आपका बदलता है, जिसका मान आपका बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। क्लियर। अब रैखिक क्या किसको बोलते हैं, जिसकी घात एक होती है। जिसकी घात कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, जिसकी घात कितनी होती है, एक होती है। जिस चर राशि की घात कितनी होती है, एक होती है, उसको रैखिक बोलते हैं। और समीकरण से तात्पर्य क्या होता है, समीकरण से तात्पर्य क्या होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, LHS इक्वल टू क्या होता है आपका RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू क्या होता है आपका RHS। मतलब जहाँ पर दोनों पर समता की भावना होती है, दोनों कथनों के बीच में समता की भावना होती है, बराबर की भावना होती है, उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे जिसमें केवल एक चर रहेगा, या तो x के पद में रहेगा, या तो y के पद में रहेगा, या तो z के पद में रहेगा। पूरा पद x के रूप में रहेगा, पूरा पद y के रूप में रहेगा, पूरा पद z के रूप में रहेगा। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग एक चर का रैखिक समीकरण होती क्या है, इसका बेसिक रूल्स और बेसिक फंडामेंटल को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलिए, तो पहला हम लोगों का आज का टॉपिक है हम लोगों का एक चर का रैखिक समीकरण। तो चलिए फटाफट से हम इस चीज को कवर अप करते हैं एक चर का रैखिक समीकरण को। ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, रैखिक क्या होती है और समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं एक चर, एक, उसके बाद हम लोगों का चर है, फिर है हम लोगों का रैखिक है, फिर क्या है उसके बाद हम लोगों का समीकरण है। एक एक करके देखते हैं, क्योंकि कथन को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैथमेटिक्स में आप कथन समझ गए मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है भाई, पूरा क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व है। अगर कथन को आप लोग समझ गए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या बोल रहा है, NCERT क्या बोल रहा है, अगर इसको आप लोग समझ गए मतलब आपका फंडा क्लियर है भाई। आप क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी पड़ता जाएगा। इसलिए बेसिक से बेसिक रूल को जानना, बेसिक से बेसिक चीज़ को जानना, बेसिक फंडामेंटल को जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। किसी भी टॉपिक में पहुँचने से पहले, जैसे कि कोई भी आप घर मकान बनाते हैं तो सांचा बनाना बहुत जरूरी होता है, आपको नक्शा तैयार करना पड़ता है। आप लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपको किस तरीके से, आपको अगर कहाँ से कहाँ तक जाना है तो पहले रास्ता को क्लियर करते हैं भाई कि किस रूट से जाएं तो हमको आसान पड़ेगा, किस रूट से नहीं जाएं। इस तरीके से आप लोगों को पहला एनालिसिस करते हो, हम पहला बजट बनाते हो कि हम लोग इतना खर्चा करेंगे तो कितना बजट मेंटेन बनेगा। इसलिए पहले से प्रारूप से, तो अगर हमको चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है तो चैप्टर के बारे में हमको जानना है, तो उसके बेसिक रूल क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल क्या होती है, उसके समीकरण क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे हम लोग जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, एक्सरसाइज में जब हमारे सामने क्वेश्चन को हम लोग फेस करेंगे तो उस समय हमको बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर कुछ भी वर्ड आएगा, चर आएगा तो हमारे माइंड में ये मेंटेलिटी, हाँ भाई इसका मान तो बदलता है, चर आएगा तो अचर आएगा तो इसका मान नहीं बदलता, रैखिक आएगा अरे भाई इसकी घात तो एक होती है, समीकरण हाँ जिन कथनों में समता की भावना होती है, जिसमें LHS होता है, जिसमें RHS होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, जिसको हल करने के, पक्षांतर करने के बहुत सारे नियम होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, कंटेंट को याद रखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। अगर इस चीज़ को आप लोग जानेंगे तो आपको जब एक्सरसाइज को पढ़ते रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। एक है तो इसके अंतर्गत एक चर रहेगा आप लोगों का। तो चर राशि को हम लोग प्रायः x के रूप में या y के रूप में या z के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चर राशि मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता है आपका,
जिसका मान बदलता है। रैखिक मतलब जिस चर राशि की घात 1 हो, जिस चर राशि की घात जिस चर राशि की घात 1 हो, जिस चर राशि की घात 1 हो, 1 होती है, और समीकरण दो कथनों के बीच में समता हो, दो कथनों के बीच में समता हो, दो कथनों के बीच में समता हो, उसको हम लोग एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण मतलब आपका पूरा पद जो रहेगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए पूरा एक ही है, इस रूप में रहेगा। ये तो y है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये पूरा पद y के रूप में रहेगा, ठीक है। और यह 2x प्लस 1 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत देखेंगे तो जिसमें आपको वर्ग भी नहीं आएगा, ये तो वर्ग समीकरण कहलाएगा, ये भी वर्ग समीकरण कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से केवल जिसकी घात 1 हो, तो एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। तो एक चर का ये रैखिक समीकरण है, तो समीकरण को हल करने के बहुत सारे विधि होती हैं, जिसमें क्या कुछ विधि को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस राशि का मान बदलता है उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग अचर राशि बोलते हैं। चर राशि का मान स्थिर रहता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है, उसका मान स्थिर रहता है, और चर का अस्थिर रहता है। किसका मान बदलता है? चर का बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? चर का नहीं बदलता। कौन स्थिर रहता है? अचर। कौन अस्थिर रहता है? चर, ठीक है। जिसकी घात 1 होती है रैखिक और जहाँ पर दो कथनों के बीच समता हो आपका समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर बेसिक में देखते हैं आप लोगों को समीकरण के हल करने के नियम कितने होते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कथन की तरफ बढ़ते हैं और स्टेटमेंट की तरफ। चलिए, समीकरण के हल करने के नियम। समीकरण के हल करने के नियम। हल करने के नियम। समीकरण के हल करने के नियम देखिए। समीकरण के हल करने के पहला जो प्लस रहता है वो आपका माइनस में जाता है, दूसरा जो आपका माइनस रहता है वो आपका प्लस में जाता है, तीसरा जो आपका मल्टीप्लाई रहता है वो आपके डिवाइड में जाता है, और चौथा जो आपका डिवाइड में रहता है वो आपके मल्टीप्लाई में जाता है। ये रूल्स होता है आपका, ठीक है। तो ये रूल्स अगर आपको याद हो गया मतलब आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी समीकरण को हल करते वक्त, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो समीकरण के हल करने के ये नियम है। जो आपका प्लस होता है भाई वो आपका माइनस में कन्वर्ट होता है, और जो माइनस होता है भाई वो आपका प्लस में कन्वर्ट होता है। जो आपका मल्टीप्लाई रहता है भाई वो आपका डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और जो आपका डिवाइड रहता है भाई वो आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा कि प्लस किस में कन्वर्ट होता है? माइनस। माइनस किस में कन्वर्ट होता है? प्लस। मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये आपकी बेसिक फंडामेंटल रूल है। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया मतलब आप इसको हल करने के लिए क्या होगा, आपको बहुत ही इजी होगा। क्लियर? तो इसमें हम लोग और दो चीज़ देखेंगे, स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, स्टेटमेंट बनाना देखेंगे, कथन जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट, कथन बनाना हम लोग देखेंगे। मेकिंग स्टेटमेंट, कथन बनाना, और दूसरा मेकिंग इक्वेशन, मेकिंग इक्वेशन, समीकरण बनाना। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। मेकिंग स्टेटमेंट और मेकिंग इक्वेशन, दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे।
इतने में आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्लस किस में जाता है तो माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है मल्टीप्लाई में जाता है। तो चलिए मेकिंग स्टेटमेंट कथन बनाना मैं सिखा रहा हूँ और इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ समीकरण, क्योंकि ये दो चीज़ आपको बनाने के लिए आएगा और समीकरण को हल करने के लिए भी इस तरीके से आप लोगों का आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन बनाना, मेकिंग स्टेटमेंट। मेकिंग स्टेटमेंट कथन बनाना। कथन बनाना। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कथन किस तरीके से बनाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी समीकरण है आपका 2x + 1 = है 5, इस तरीके से है आपके पास। देखिए इसको LHS इसको RHS बोलते हैं, दोनों में बीच में बराबर का चिन्ह है इसलिए इसको समीकरण बोलते हैं। समीकरण से हम लोग कथन बना रहे हैं, कथन बना रहे हैं मतलब ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ को आपको बोलना 2 का गुना कितना होता है, 4 का गुना कितना होता है, ये कथन है ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया है देखिए। तो यहाँ पर आपको मानोगे ये कि इसको एक सगो संख्या मानोगे ना, उसके सामने में 2 है तो उसको 2 गुना बोलते हैं, 3 है तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना। तो किसी संख्या के 2 गुना में, इसको मैं लिख रहा हूँ देखो, किसी संख्या के, जो भी आपका चर राशि रहेगा उसको संख्या मानोगे, किसी संख्या के दुगुने में, क्योंकि उसके सामने में 2 है तो 2 गुना, 3 रहेगा 3 गुना, 4 रहेगा 4 गुना, 5 रहेगा 5 गुना, उतना गुना ठीक है। तो किसी संख्या के दुगुने में, किसी संख्या के दुगुने में, प्लस मतलब जोड़ना होता है ना, तो किसी संख्या के दुगुने में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, लिख सकते हो 5 प्राप्त होता है। इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। किसी संख्या के दोगुने में एक जोड़ने, किसी संख्या के दोगुने में एक का जोड़ 5 के बराबर होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये किसी संख्या के दोगुने में एक जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये आपका समीकरण है। और ये आपका क्या है, कथन है ठीक है। कभी कभी कथन से समीकरण बनाने के लिए आता है और समीकरण से आपका कथन बनाने के लिए आता है ठीक है। तो पहला हम लोग समीकरण लिए थे, अब कथन बना लिए। अब कभी कभी कथन रहेगा, आपको समीकरण बनाना रहेगा ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे एक और चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ले लिया, जैसे यहाँ पर मैं ले लिया 2x - 5 = 20, ये माइनस ले लिया ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, किसी संख्या के, किसी संख्या के, किसी संख्या के 2 गुने में, किसी संख्या के 2 गुने में 5 का अंतर, 5 का अंतर, किसी संख्या के दोगुने में 5 का अंतर 20 के बराबर है, 20 के बराबर है, या 20 प्राप्त होता है, 20 के बराबर है। ऐसा आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन था पहला वाला, ये आपका इक्वेशन था। और ये आपका स्टेटमेंट,
ये आपका स्टेटमेंट। तो इस तरीके से इक्वेशन से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं और स्टेटमेंट से क्या बना सकते हैं आप लोग, इक्वेशन। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कथन से समीकरण बनाना आप लोगों को आ जाएगा, और समीकरण से प्लस को योगफल बोलते हैं, ये जोड़ बोलते हैं, माइनस को अंतर बोलते हैं, ये घटाव बोलते हैं, गुणा को गुणज बोलते हैं, और भाग को अनुपात बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया आपका, जोड़ वाला हो गया, घटाव वाला हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों, आई होप आप लोगों को कथन बनाना आ जाएगा, और आप लोगों को स्टेटमेंट समीकरण बनाना भी आ जाएगा, और कथन बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज में समीकरण बनाना भी देखेंगे, कथन बनाना भी देखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और समीकरण के हल के नियम बता दिया मैं। जो प्लस होता है वो आपका माइनस में जाता है, जो माइनस होता है वो आपका प्लस में जाएगा, जो आपका मल्टीप्लाई रहेगा वो आपका डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड रहेगा वो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इक्वेशन में आप लोगों को इस तरीके से दिया है, जैसे इक्वेशन में आपके पास ये दिया है, इक्वेशन में आपके पास ये चीज़ दिया है, देखो ना। पहला सॉल्व करने के लिए कंडीशन 2x + 5 = 14। मैं वो रूल्स को फॉलो करके बता रहा हूँ ना। प्लस आपका किस में जाता है, माइनस किस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, चर राशि का मान ज्ञात करना है। चर राशि मतलब एक का, क्योंकि एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी घात एक ही है, देखिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको 2x करना है। अब मैं बोला, देखिए प्लस किस में जाता है, माइनस, तो 14 माइनस कितना हो गया, 5। देखिए यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, प्लस किस में गया, आपके माइनस में गया। रूल्स फॉलो हो रहा है, देखो। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 14 - 5, कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब चर राशि का मान ज्ञात करना है x, ये आपका मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई किस में जाता है आपका, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9/2, ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि जो मल्टीप्लाई रहता है वो किस में जाता है, आपके डिवाइड में जाता है। चलो ये दो चीज़ हुआ। चलिए एक और मैं बता दे रहा हूँ, आपका प्लस माइनस में गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में गया। एक और लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि 9x - 4 = यहाँ मैं ले लिया 14, ठीक है। अब यहाँ मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो 9x है, 9x - 4 = कितना है, 14। तो यहाँ हो जाएगा 9x, माइनस किस में जाता है आपका, प्लस में, तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर सिद्ध हुआ, माइनस आपका किस में गया, प्लस में। देखो अब यहाँ पर कितना हो गया, 9x = कितना हो गया, 18। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में जाता है आपका, डिवाइड, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आपके किस में चला गया, डिवाइड में चला गया। तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 2। ये आपका आंसर है। जब सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। अब केवल समीकरण बनाने के लिए बोलेगा या कथन बनाने के लिए बोलेगा तो आपको केवल समीकरण बनाना है या कथन बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर। देखिए तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में जाता है। इस चीज़ को भी यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए आगे है, जैसे कि यहाँ पर आपका इक्वेशन के रूप में इस चीज़ को बता दिया, प्लस को माइनस के रूप में बता दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड के रूप में, माइनस प्लस के रूप में, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में। अब कुछ डिवाइड वाला रहता है, डिवाइड वाला वो मल्टीप्लाई में आपका किस तरीके से जाएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास है एक और है यहाँ पर इक्वेशन के ही बेस पे, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 9x/5 है, इक्वल टू है यहाँ पर 20। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका किस में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड आपके किस में जाता है, तो डिवाइड जाता है आपके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x = हो जाता है 20 × 5,
यहाँ पर सीधा हो गया कि जो आपका डिवाइड रहता है वो जाता है आपके मल्टीप्लाई में। ठीक, जो डिवाइड रहता है वो किस में जाता है, आपके मल्टीप्लाई में जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये बेसिक रूल को बता रहा हूँ, इसको आपको जब नोट कॉपी बनाओगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं रूल्स को बता रहा हूँ ना केवल। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 0 0 5 2 10 100 हो जाएगा। अभी आपका x का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 100 हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लाई था वो आपका आ गया डिवाइड में। ये आपका रूल्स है, ठीक है। अब इस रूल्स को आप लोग याद रखिए, इस रूल्स को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका जो प्लस भाई साहब है वो आपका जाता है माइनस में, माइनस भाई साहब आपका प्लस में, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में उल्टा, और डिवाइड आपका जाता है आपका मल्टीप्लाई में। ये एक दूसरे के विपरीत है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टी का डिवाइड और डिवाइड का मल्टी, ठीक है। ये रूल्स को आप लोग याद रखिए। अगर ये रूल्स अगर आपको याद हो गया तो इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, इक्वेशन हो गया। स्टेटमेंट बनाना भी बता दिया आप लोगों को, क्या क्या इक्वेशन सॉल्व करना भी बता दिया। यहाँ पर मैं मेकिंग स्टेटमेंट भी बता दिया आप लोगों को। मेकिंग स्टेटमेंट हो गया, मेकिंग इक्वेशन भी हो गया, मेकिंग आपका इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन का रूल भी बता दिया मैं आपको। इक्वेशन का रूल्स बता दिया और चेंजिंग रूल भी बता दिया, इसका किस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो पहला आप लोगों का क्या था, मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा मेकिंग इक्वेशन, तीसरा क्या था आप लोगों का इक्वेशन रूल, और चौथा क्या था आपका चेंजिंग रूल। तो ये चारों चीज़ों को आप लोगों ने पूरा कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ कि वास्तव में एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ है जिसको हम लोग कवर अप करके चलेंगे। तो इसमें आप लोग चर को देख लिए जिसको हम लोग वेरिएबल के रूप में देख रहे थे। यहाँ पर देखे हैं ना, पहला जो वेरिएबल का आपका कॉन्सेप्ट है, पहला जो हमारे पास वेरिएबल था, वेरिएबल, और दूसरा जो चीज़ होता है हमारे पास कंसोनेंट, तीसरा जो चीज़ होता है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और चौथा जो होता है हमारा लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन, क्लियर। उसके बाद हम लोगों का चेंजिंग रूल, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो गया चेंजिंग रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ को देख लिए, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइनर इक्वेशन, चेंजिंग रूल। तो वेरिएबल के अंतर्गत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं, चर। कॉन्सोनेंट आपका कांस्टेंट है, बोलते हैं ना अचर, कांस्टेंट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, लाइनर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, चेंजिंग रूल, पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम, ठीक है। इतने चीज़ों को अगर आप लोग जान जाते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों का ऐसे ही फिनिश है, ऐसे ही आप लोग जान लोगे, ठीक है। तो चर के अंतर्गत आप लोग देखे थे कि जिसका मान क्या होता है, बदलता है, मान आपका बदलता है, और इसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर दोनों को सम्मिलित रूप से चर प्लस अचर, ये दोनों मिलकर के आप लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। लाइनर इक्वेशन में क्या होती है कि जिस चर राशि की घात कितनी होती है, 1 होती है, 1 घात वाली। और पक्षांतर के नियम में आप लोग यहाँ पर देखें, जो प्लस भाई साहब है वो माइनस में जाएगा, और जो माइनस भाई साहब है वो आपका प्लस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो आपका डिवाइड में जाएगा भाई साहब, जो डिवाइड है वो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। इतने आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना पता चल गया, ठीक है, इतना अगर आपको पता चल गया, मतलब ये पूरे चैप्टर क्या है आप लोगों का सॉल्व है। क्लियर? इतने में आप लोगों की ये जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपका कंप्लीट होता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए आगे एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा 5.1, नीचे दिए गए कथनों में समीकरण बनाइए। पहला हमको समीकरण बनाना है। नीचे दिए गए कथनों से हम लोग को क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, इक्वेशन दिया, सॉरी स्टेटमेंट दिया गया हमारे पास। ये आपका जितने सारे हैं ये आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को बनाना है इक्वेशन। इस स्टेटमेंट का हम लोगों को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। चलिए तो पहला देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट का। दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। दो क्रमागत संख्याओं का, क्रम से आने वाला संख्या, ठीक है, क्रम से आने वाले संख्याओं का योग क्या है, क्रमागत संख्या। दो क्रमागत संख्या बोल दिया, लेकिन वो दोनों क्रमागत संख्या कौन कौन है ये हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहला क्रमागत संख्या x है, दूसरा क्रमागत संख्या x + 1 है, तो दोनों का योग कितना है, 11 है बोल रहा है। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है, मानना है ना बस। माना कि दो क्रमागत संख्याएं, माना कि दो क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। यहाँ एक लिया तो यहाँ एक किया, तो एक के बाद एक जोड़ेंगे 2 आएगा ना, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यही क्रमागत है। तो बोला है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो चलिए x + 1 हो जाएगा, योग बोला है ना बराबर 11, ये आपका हो गया इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन। इसको एक लाइन में और सॉल्व करोगे तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो, 2x + 1 = 11। ठीक है, फिलहाल हमको तो यहीं तक जाना है, यहाँ तक हमको नहीं जाना है। चलिए तो ये रहा आपका आंसर। दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 11 है। तो पहला क्रमागत संख्या x है, दूसरा क्रमागत संख्या x + 1 है, तो दोनों क्रमागत संख्याओं के योग कितने के बराबर है, 11 के बराबर है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। ठीक है, तेजराम की आयु की। तो मान लेते हैं तेजराम की आयु x है, तेजराम की आयु x वर्ष है, तब टिकेंद्र की आयु उसकी दुगुनी है, तो कितना हो जाएगा, टिकेंद्र की आयु हो जाएगा आपका 2x। क्लियर? अब बोल रहा है कि टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है, तो जोड़ दो भाई, यहाँ पर भी हो जाएगा x + 2x = हो जाएगा 30। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो पहला है टिकेंद्र और दूसरा है आपका तेजराम। तो टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की कितनी है, दुगुनी है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो x + 2x = हो जाएगा आपका 30।
थर्ड को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के दुगुनी तथा तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है। माना कि दूसरी भुजा को मान लेते हैं यार, माना कि दूसरी भुजा x है, माना कि दूसरी भुजा x है, तब एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है, तो पहली भुजा 2x हो जाएगा, उसकी दुगुनी बोल रहा है तो पहली भुजा 2x तथा तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा भी 2x हो जाएगा, तीसरी भुजा भी आपका 2x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि भुजाओं का योग 40 है, तो जोड़ दो भाई, पहला भुजा x, दूसरा भुजा 2x, तीसरा भुजा भी 2x, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40। ये आपका इक्वेशन, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का। जब आपके पास इस तरीके से कथन दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से कथन दिए गए हैं कि नीचे दिए गए निम्न कथनों में समीकरण बनाइए। तो दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। तीसरा था एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी व तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। तो पहला का आंसर आ गया, माना कि दो क्रमागत संख्याएं, पहला क्रमागत संख्या को मैं x माना, दूसरा क्रमागत संख्या आपका x + 1 है, तो x + 1 = 11 हो जाएगा। दूसरा तेजराम की आयु x वर्ष है, टिकेंद्र की आयु उसकी दुगुनी है 2x, तो x + 2x = हो जाएगा 30। तीसरा हो जाएगा एक त्रिभुज, तो माना कि दूसरी भुजा x है, तो पहली भुजा 2x हो जाएगा, तो तीसरी भुजा भी 2x हो जाएगा, तो x + 2x = हो जाएगा 40। ये रहेगा आप लोगों का एक्सरसाइज 5.1 का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन। जब हमारे पास गिवन रहेगा स्टेटमेंट, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई, ठीक है, माना कि आयत की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? आयत की चौड़ाई, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत। तो माना कि आयत की चौड़ाई x है, तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक मतलब प्लस, x + 3 होगी। तब उस आयत का परिमाप 15 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आपको सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बनाना है। आयत का परिमाप 2 होता है, ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, लेंथ है आपका x + 3 प्लस ब्रीथ है आपका x, और आयत का परिमाप कितना है? 15 है, ऐसा बोल रहा है। इसको लिखोगे 2, ये कितना हो जाएगा? अगर सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी आप लोग कर सकते हो। तो ये है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। जब हमारे पास दिया गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो उस आयत का परिमाप 15 है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना है?
इक्वेशन बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश, दिनेश व सतीश 3 लड़के हैं भाई। पहला का नाम है आपका रमेश, दूसरा का नाम है दिनेश, तीसरा का नाम है सतीश। ठीक है, 3 नेम है यहाँ पर हमारे पास। रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पेंसिलों का अनुपातिक नियतांक x है। माना कि पेंसिलों के अनुपातिक नियतांक x है, तब 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कुल संख्या 18 है। ये इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाइए। तो माना कि जो पेंसिलों का अनुपातिक नियतांक है वो आपका क्या है, x है। तब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18। ये रहेगा आपका 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हम लोगों का स्टेटमेंट दिया गया था, इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए हैं। क्लियर। अब कुछ समय पश्चात आपको इक्वेशन दिया रहेगा, स्टेटमेंट आपको बनाना रहेगा। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है, तो चलिए हल करने के नियम को मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्लस आपका जाता है माइनस में, माइनस जाता है आपका प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड जाता है आपको मल्टीप्लाई में। चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, मतलब घात एक ही रहेगा, इसका पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, देखिए क्रम से लिखना है आप लोगों को, लाइन टू लाइन लिखा है, प्रॉपर लाइन में लिखना है, उचित जगह पर उचित चिन्ह को प्रयोग करते हुए साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट आपको लिखते हुए जाना है। क्योंकि जितना आपका लेखन शैली अच्छा रहेगा उतना ही आपकी कॉपी अच्छी रहेगी, आकर्षक दिखेगी, आपको मार्क्स भी उतने अच्छे ही मिलेंगे। दिया गया है 5x + 2 = 17। ये हमारे पास दिया गया है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ये +2 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा -2, तो ये 17 - 2 हो गया। देखिए प्लस किस में गया, माइनस, प्रूफ हुआ ना। अब इसके बाद हो जाएगा 5x = कितना हो जाएगा 17 - 2 = हो जाएगा आपका 15। 17 आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई किस में जाता है, वहाँ से देख कर बताओ, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर। जब दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए, तो पहला हमारे पास दिया गया 5x + 2 = 17। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 5x + 2 = 17। 5x = हो जाएगा 17 - 2, 5x = 15 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 15/5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, x का वैल्यू आ गया 3। क्लियर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोगों का आगे का क्वेश्चन। दूसरा 5p + 1 = 25। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
दिया है क्या दिया है, देखिए 5p + 1 = 24। हमारे पास क्या दिया है, इक्वेशन के रूप में दिया गया है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5p + 1 = 24। p का मान ज्ञात करना है, x रहेगा तो x का मान, p रहेगा तो p, z रहेगा z, y रहेगा तो y। ठीक है, एक शेयर का रखिए समीकरण, मतलब इसकी घात कितनी होनी चाहिए, f। तो पहला है 5p + 1 = 25। समीकरण के दोनों RHS, ये आपका RHS है, बीच में इक्वल का निशान है, तब यहाँ पर इम्प्लाइज आता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5p, ये +1 इधर आ करके कितना हो जाएगा, -1, 24 - 1। आगे 5p = कितना हो जाएगा, ये 23। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23/5। ये आपका p का वैल्यू रहेगा। ये आपका आंसर रहेगा। 5p + 1 = 24, तो 5p + 1 = 24। 5p = 24 - 1, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। 5p = 23 p का वैल्यू 23/5। अगर ये कारणवश माइनस रहता है आपका, सपोज मैं बता दे रहा हूँ ना, अगर ये माइनस रहता आपका 5p - 1 = 24, तब की स्थिति में आपका आंसर इस तरीके से आता, 5p = 24 + 1 होता, और यहाँ पर ये हो जाता आपका 5p = होता 25, ये मल्टीप्लाई आता आपका डिवाइड में, तो p का वैल्यू आ जाता 25/5। 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25। तब की स्थिति में आपका जो p का वैल्यू आता वो आप 5 आता। ये आपका आंसर सेकेंड नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन के बेस में था, इसको मैं एक रूल्स के मुताबिक बताया, अगर ये माइनस रहता तब। ठीक है, आगे देखते हैं। 4x + 8x = 17x - 9 - 1। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है यहाँ पर 4x + 8x = 17x - 9 - 1। चर को एक तरफ कीजिए, अचर राशि को एक तरफ कीजिए। ठीक है, ये मतलब x वाले पद को एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ, इसको इधर ले आता हूँ मैं। (4x + 8x - 17x = -9 - 1) हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12x - 17x हो जाएगा, = -10 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, 17x हमें 12x हो जाएगा, तो आपका कितना x बचेगा, 5x -5x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, = -10। दोनों साइड में माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5x = बचेगा आपका 10। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में जाता है आपका, डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10/5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 2। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। जब हमारे पास दिया गया था 4x + 8x = 17x - 9 - 1, तब हम लोगों ने फिलहाल फर्स्ट टाइम में उसको जैसा वैसा लिखना है, दिया है बोल के 4x + 8x = 17x - 9 - 1। अब यहाँ पर आपको जब भी समीकरण को हल करना है, चर राशि को एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद अचर राशि को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं चर राशि को एक तरफ कर लिया, 4x + 8x - 17x = -9 - 1। 8x 4x जोड़ करके 12x हो गया, 12x - 17x = -9 - 1 = -10। 17x हमें 12x आ गया, -5x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, और ये -10, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, 5x = 10। देन x का वैल्यू आ जाएगा 10/5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, x का वैल्यू आ गया 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन है 4th नंबर, -7 + 3t - 9t = 12t - 5। यहाँ भी हम लोग
क्या करेंगे, टी वाले पद को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ करेंगे। चर को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ, ठीक है, चाहे वह टी हो, एक्स हो, वाई हो या जेड हो या ए हो, बी हो या सी हो। पहला दिया है -7 + 3t -9t इक्वल टू हो जाएगा 12t -5। आगे हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग इधर ही ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा 3t -9t -12t, क्योंकि ये प्लस इधर आकर के माइनस, ये माइनस इधर जा कर के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इधर ऑलरेडी -5 है, प्लस हो जाएगा आपका 7। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 3t हो जाएगा, ये -9 है -12, ये जुड़ करके हो जाएगा आपका 21t इक्वल टू हो जाएगा 7 - 5 इक्वल टू 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है। यहाँ बच जाएगा 21 में आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा -18t इक्वल टू बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो 21 में 3 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 18। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो टी का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 × 2 2 9 × 18 -1/9, तो टी का वैल्यू आ जाएगा -1/9। अब यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई जो गुणा में रहता है वो माइनस इधर आकर के प्लस नहीं होता है ना, इस चीज़ को आप लोग क्लियर कीजिएगा। ये रहेगा आपका आंसर। तो 4th नंबर में हमारे पास दिया गया था -7 + 3t -9t इक्वल टू 12t -5, तो हमारे पास दिए गए -7 + 3t -9t इक्वल टू 12t -5। तो यहाँ पर हम लोग t वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, 3t -9t -12t इक्वल टू -5 + 7, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3t -9t 12t जुड़ करके -21t हो गया, 7 में 5 गया तो 2 हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस में आ गया। 21t में आपका 3t जाएगा तो -18t बचेगा, 2 t का वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 / -18 इक्वल टू -1/9, t का वैल्यू आ गया -1/9। ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, 3z - 2 + 5z इक्वल टू 2। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है 3z - 2 + 5z इक्वल टू 2। चलिए हमारे पास दिए गए, देखिए 3z - 2 + 5z इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोगों को z का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, z का वैल्यू। आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको z का वैल्यू ज्ञात करना है, कि x का वैल्यू ज्ञात करना है, कि y का, कि इसका, ठीक है। तो चर राशि को आपको पता ही चल जाएगा, या तो चर राशि p के रूप में रहेगा, x के रूप में रहेगा, y के रूप में रहेगा, z के रूप में रहेगा। अक्सर हम लोग लेकिन चर राशि के x और y z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हालांकि कभी कभी p आ जाता है, q r आ जाता है नियतांक के रूप में, ठीक है। तो हम लोगों को चर राशि को एक तरफ करना रहता है, अचर राशि को एक तरफ करना रहता है। जब भी आप समीकरण सॉल्व करते हैं तो चर को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। अगर दोनों को एक एक साइड में कर लोगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको पता रहेगा कि भाई प्लस किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, कि मल्टीप्लाई में जा रहा है, भी डिवाइड में जा रहा है, कि कहाँ पर जा रहा है। तो प्लस हमेशा आपका माइनस में जाएगा, माइनस आपका प्लस में जाएगा। जब आप लोग साइड को चेंज करते हैं, जब बायां पक्ष को दायां पक्ष हम लाते हुए दायां पक्ष बायां पक्ष में, तब उसका चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। लेकिन अगर उसी साइड में रहता है, अगर आपका LHS में ही है, RHS में है, तो उसका सिम्बॉल आपका नहीं बदलता है। जो प्लस में रहेगा वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस में रहेगा वो आपका माइनस ही रहेगा। तो चलिए इसी के बेस में देखते हैं। पहला 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम z के साथ होगा, नाउ 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 2 के साथ होगा, 5z इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई z के साथ होगा, देन 3z हो जाएगा,
माइनस 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, देन 3 2 = 6 प्लस 5z इक्वल टू 2। चलिए अब संख्या को एक तरफ करते हैं, -6 इधर आकर +6 हो जाएगा, ये बचेगा 3z + 5z इक्वल टू 2 + 6। एट जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, मल्टीप्लाई किस में जाता है आपका डिवाइड, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा 8/8 कटेगा, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये रहेगा आपका आंसर रैखिक समीकरण का, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 5th नंबर हमारे पास दिया गया था 3 ब्रैकेट में दिया गया था z - 2 + 5z इक्वल टू 2, तो दिया है 3z - 2 + 5z इक्वल टू 2, तो 3 × z, 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम z के साथ होगा, देन 3z हो जाएगा माइनस 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 2 के साथ होगा, देन 3 2 हो जाएगा प्लस 5z इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई z के साथ होगा, देन 3z हो गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गया, देन 3 2 = 6 हो गया, प्लस 5z इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब z को एक तरफ करते हैं, संख्या को एक तरफ करते हैं, 3z 5z हो गया, -6 इधर आकर के +6 हो गया, 3z 5z इक्वल टू 8z हो गया, 6 + 2 इक्वल टू 8 हो गया, z का वैल्यू हो गया 8/8 इक्वल टू आ जाएगा z का वैल्यू आपका 1, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है -2 + x + 4 इक्वल टू 8x। क्लियर, तो चर को एक तरफ कर लो भाई और अचर को एक तरफ कर लो, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है हमारे पास जो भी दिया गया है बेसिकली उसको तो लिखना है, -2 + x + 4 इक्वल टू दिया है आपका 8x। इसके बाद इम्प्लाइज लगा लीजिए क्योंकि दोनों तरफ समीकरण है ना, बायां पक्ष दाएं पक्ष बीच में इक्वल है। चलिए तो हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास दिया गया है -2 + x + 4 इक्वल टू 8x, -2 + x + 4 इक्वल टू 8x। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, x + 4 इक्वल टू 8x। संख्या को एक तरफ रहने दो, -2 और ये +4 हो जाएगा, ये +x इधर आकर के क्या हो जाएगा -1, तो 8x माइनस हो जाएगा 8। 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है। 8x में x हो जाएगा तो कितना बचेगा 7x। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्रम से 7x इक्वल टू 2, क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में। अब ये मल्टीप्लाई किस में जाता है डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/7। ये आपका रहेगा आंसर। तो इस स्थिति में हमारे पास जो 6 नंबर में दिया गया है, 6 नंबर में हमारे पास क्या दिया गया है, -2 + x + 4 इक्वल टू दिया गया है 8x। एक चर का रैखिक समीकरण है जिसकी घात केवल 1 होती है। -2 अचर x है, x के साथ जो भी जुड़ा रहता है उसका गुणांक रहता है। तो हमारे पास दिया है -2 + x + 4 इक्वल टू 8x, तो -2 + x + 4 इक्वल टू 8x। अब संख्या को मैंने एक तरफ कर लिया, संख्या को मैंने एक तरफ किया, मतलब यहाँ पर कितना है आपका -2 है +4 है इक्वल टू हो जाएगा 8x। ये प्लस इधर आकर के क्या हो गया माइनस, मैं बोला हूँ ना, अगर कोई भी LHS में है अगर उसको RHS में लाते हो, ठीक है, अगर कोई आपका LHS में है अगर उसको आप लोग RHS में ले जाते हो तो जो प्लस रहता है वो आपका माइनस में जाता है, और जो माइनस रहता है वो आपका प्लस में जाता है, जो आपका मल्टीप्लाई रहता है वो आपका डिवाइड में जाता है, जो आपका डिवाइड रहता है वो आपका मल्टीप्लाई में जाता है। ये बेसिक रूल को तो बार बार बोल ही रहा हूँ ना। चलिए तो उसी प्रकार -2 + 4 हो गया, +x इधर आकर के -x हो गया, 2 4 में 2 जाएगा तो 2, 8x में x हो जाएगा 7x, x तक वैल्यू आ जाएगा आपका 2/7। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3rd नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। अब हमको कथन बनाना है। पहला में हमको
कथन दे दिया गया था, समीकरण बनाना था। अब हमको समीकरण दे दिया है, अब हमको कथन बनाना है। ठीक है, समीकरण हमको दिया है तो हमको क्या बनाना है, कथन बनाना है। तो चलिए इस कथन को बनाते हैं जी फटाफट। दिया है x + 3 = 27। इसका कथन लिखते हैं भाई। कोई भी चर राशि रहता है उसको संख्या मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं किसी संख्या में किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, सिंपल भाषा में लिख सकते हो, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। 27 प्राप्त होता है। अथवा आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, किसी संख्या में 3 का योग, किसी संख्या में 3 का योग, किसी संख्या में 3 का योग, या बोल सकते हो जोड़ 21 के बराबर है, 27 के बराबर है, 27 के बराबर है। इस तरीके से आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। पहले से आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, x + 3 = 27 दिया गया है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जब सॉल्व करने के लिए बोलता तब आप आगे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर हमको केवल समीकरण दिया है। इसके लिए हमको क्या बनाना है, कथन बनाना है। ठीक है, तो x + 3 हो गया 27। तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, या बोल सकते हैं किसी संख्या में 3 का योग या जोड़ 27 के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड है, दिया है x/2 + x = 18। चलिए कथन लिखते हैं भाई। 2 का भाग है, मतलब जिसको आधा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या के आधे में, किसी संख्या के आधे में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी संख्या के आधे में, किसी संख्या के आधे में, किसी संख्या के आधे में उसी संख्या का योग करने पर, उसी संख्या का योग करने पर, किसी संख्या के आधे में, किसी संख्या के आधे में उसी संख्या का योग करने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। ठीक है, x है तो x है। देखिए, तो किसी संख्या के आधे में, बटे है 3 रहता तो तिहाई, 4 रहता तो चौथाई बोलते। किसी संख्या के आधे में, या किसी संख्या को 2 से भाग देने पर उसी संख्या को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी संख्या के आधे में उसी संख्या का योग करने पर 18 प्राप्त होता है, यह लिख सकते हो। अथवा ऐसा भी लिख सकते हो, किसी संख्या के आधे में उसी संख्या को जोड़ने पर, उसी संख्या को जोड़ने पर 18 आता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। और
ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जब हम लोग स्टेटमेंट बना रहे थे तब का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है x बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 30। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, अगला है हमारा किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर। तो पहला हमारे पास दिया है x बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 30, ये दिया है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या बनाना है, कथन बनाना है। तो कथन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कथन बनाएंगे तो किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देकर, उसी संख्या से भाग देकर उसमें 2 जोड़ने पर, उसमें 2 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ये आपका आंसर रहेगा। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देकर उसमें 2 जोड़ने पर या उसमें 2 का योग करने पर 30 प्राप्त होता है। ये 30 के बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे है समीकरण को हल कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। समीकरण को आपको हल करके बताना है। चलिए समीकरण को हल करते हैं भाई। दिया है 6 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस m, इधर हमारे पास दिया गया है 8 ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अच्छे से कवर अप करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इस इक्वेशन को, हमारे पास यहाँ पर दिया है 6 प्लस 4 माइनस m इक्वल टू 8, 3m प्लस 4, यहाँ पर दिया गया है 3m प्लस 5। चलिए यहाँ से हमको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस m इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3m के साथ होगा, प्लस हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम हो जाएगा आपका 5 के साथ हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस m, ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, m प्लस हो जाएगा 8 5 जा 40। चलिए m को एक तरफ करते हैं, संख्या को एक तरफ करते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, ये प्लस इधर आ गया, ये माइनस m इधर जा कर के हो जाएगा 24 m प्लस m हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 25m हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, 40 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 25m हो जाएगा। इसको क्रम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25m इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30, इसलिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 30 बाय 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, m का वैल्यू आ गया माइनस 6 बाय 5। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया माइनस 6 बाय 5। क्लियर। तो ये था आप लोगों का 4th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे पास दिया गया था 6 प्लस 4 माइनस m इक्वल टू 8 3m प्लस 5, ये दिया गया था। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है है 2k माइनस 5 प्लस 3k इक्वल टू k प्लस 6 है। ठीक है। तो चलिए बेसिकली लिखते हैं इस चीज़ को हम लोग। पहला दिया है ब्रैकेट 2k माइनस 5 प्लस 3k इक्वल टू k प्लस 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम k के साथ होगा, देन 2k माइनस 2 5 जा 10 प्लस हो जाएगा 3k इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 6। चलिए k को एक तरफ कर लेते हैं भाई और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं।
ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 3k, ये प्लस के इधर आकर के माइनस के, ये -10 इधर जा कर के हो जाएगा +10, 6 + 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5k माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 16, 5k में k जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4k, तो 4k इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16/4। चलिए तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये आपका आंसर है। जब 2 ब्रैकेट में दिया गया है k-5 + 3k इक्वल टू दिया गया है k + 6, तो हमारे पास दिया गया था 2 ब्रैकेट k-5 + 3k इक्वल टू k + 6, 2k - 10 + 3k इक्वल टू k + 6, 2k + 3k - k, 6 + 10, 3k 2k 5k, ये प्लस इधर आकर माइनस के और -10 इधर आकर +10, 16, 4 के इक्वल 16, k का वैल्यू 16/4 इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 5p + 4 ब्रैकेट 3 - 2p इक्वल टू 2 + p - 10। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 5p प्लस ब्रैकेट 4 ब्रैकेट में है आपके पास। चलिए इसको देखते हैं, 5p प्लस ब्रैकेट 4 3 - 2p इक्वल टू है 2 + p - 10। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का 5p प्लस हो जाएगा 4 3 = 12 हो जाएगा, -4 2 = 8p हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 + p - 10। क्लियर। चलिए संख्या को एक तरफ करते हैं, p को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर है 5p - 8p, ये प्लस p इधर आकर के -p इक्वल टू हो जाएगा 2 - 10 और +12 इधर आकर के हो जाएगा -12। चलिए संख्या एक तरफ हो गया, p एक तरफ हो गया, 5p - 8p और p मिल करके हो जाएगा 9p इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 - ये हो जाएगा आपका 22। 9p में 5p जाएगा तो आपका -4p बचेगा और ये कितना बचेगा, घटेगा तो आपका -20 बचेगा। दोनों साइड से माइनस माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 4p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20/4 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का थर्ड नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर। तो आज जो हम लोग इक्वेशन का चैप्टर देख रहे हैं, इस चैप्टर को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।